नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसी बीमारी जो इंसान को चंद दिनों में बीमार कर देती है। बुखार, सर दर्द, उल्टी से होते हुए हमारे दिमाग में सूजन और सूजन से फिर कोमा और कोमा से होते हुए फिर इंसान पहुंच जाता है मौत के सबसे करीब। जी हाँ, ये बीमारी है दोस्तों निपाह वायरस। of the deadly Nipah virus in West Bengal. एक ऐसा वायरस जिसका फेटेलिटी रेट 40% से लेकर 75% तक है, यानी कि दोस्तों हर 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति की मौत। एक ऐसा वायरस जिसका ना तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और अब तक ना ही कोई वैक्सीन। जनवरी 2026 इस निपाह वायरस के वेस्ट बंगाल में 2 नए केसेस रजिस्टर किए जाते हैं, जिसके बाद से जब ये खबरें न्यूज पर आती है और लोगों के बीच आती है दोस्तों, तो लोग बात करने लगते हैं कि कोविड के जैसे कहीं ये आने वाली कोई अगली महामारी तो नहीं। इनके बाद अब तमिलनाडु में भी जानलेवा निपाह वायरस के असर से बचने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइए समझते हैं निपाह वायरस एग्जैक्टली है क्या और किस प्रकार से हमारे बॉडी पर असर डालता है और किस प्रकार से हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आइए इन्हीं सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों ये निपाह वायरस आखिर है क्या। निपाह वायरस एक पैरामिक्सो वायरस है जो कि जूनोटिक है, यानी कि दोस्तों जानवरों से इंसानों में फैलता है, जिसका नेचुरल होस्ट है बैट्स यानी कि चमगादड़। जब भी ये चमगादड़ इस तरह के वायरस को अपने ऊपर कंज्यूम करके रखते हैं, कैरी करके रखते हैं, लेकिन इन वायरस का इन चमगादड़ों पे या इन बैट्स पे कोई भी असर नहीं पड़ता। जब भी ये किसी फ्रूट को या किसी फल को जूठा कर देते हैं या अपने बॉडी लिक्विड को वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, वहाँ पे यूरिनेट कर देते हैं, तो अगर उस फल को, उस सब्जियों को अगर कोई इंसान या फिर कोई भी पंछी या फिर कोई भी दूसरा एनिमल उसको कंज्यूम करता है, तो ये वायरस उस चमगादड़ से उस फ्रूट के जरिए या फिर उस सब्जियों के जरिए दूसरे बॉडी में इंटर कर जाता है और उसको पूरी तरह से इफेक्टेड कर देता है। साल 1998 और 1999 के दौरान सबसे पहली बार ये वायरस इंसानों में इंटर किया था। यहाँ पर हुआ ये था दोस्तों कि किसी पिग ने इन बैट्स के जूठे या फिर इन बैट्स से इन्फेक्टेड किसी फ्रूट को या फिर किसी सब्जी को कंज्यूम किया था, जिसके बाद से उन पिग के कांटेक्ट में आने से सबसे पहली बार ये ह्यूमंस में इंटर किया था। उस वक्त में दोस्तों टोटल जो केसेज आए थे इस तरह के वायरसेस के वो लगभग 276 केसेज रजिस्टर किए गए थे, जिसमें से कि 106 लोग मारे गए थे। मतलब आप सोचो दोस्तों कि ये जो इसके मौत का आंकड़ा है, मतलब इसकी जो फेटेलिटी रेट है, मार देने की या फिर मौत हो जाने की जो चांसेज है बहुत ज़्यादा है इस वायरस के साथ। अगर आप इसको कोविड से अगर आप कंपेयर करते हो तो कोविड में जितने सारे लोग इन्फेक्टेड होते थे उनमें रिकवरी ज़्यादा होती थी और मौत का जो आंकड़ा था बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर 50% का आंकड़ा निकल कर आता है। उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया में आउटब्रेक्स हुआ। भारत में पहला केस 2001 में रजिस्टर किया गया था वेस्ट बंगाल में, जिसके बाद फिर समय गुजरता है और उसके बाद केरल में 2018 में दोस्तों कुल केसेज 19 रजिस्टर किए गए थे, 19 केस फाइंड आउट किए गए थे, जिसमें कि 17 लोग उस वक्त मारे गए थे इस निपाह वायरस की वजह से। दोस्तों ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन भी बहुत तेजी से फैलता है, क्लोज कांटेक्ट आने से या फिर इंटरनल बॉडी फ्लूइड के जरिए। हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि पेशेंट के कांटेक्ट में आने से जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में उनको हाई रिस्क रहता है इस निपाह वायरस की वजह से। दोस्तों अब बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी कि जो निपाह वायरस है इसका हमारे बॉडी पर क्या क्या सिम्टम्स दिखता है। होता है दोस्तों कि स्टार्टिंग में जब ये वायरस किसी बॉडी में इंटर करता है तो पहले स्टार्टिंग में फ्लू जैसा लगता है, यानी कि उसको तेज बुखार, सर दर्द, गले में खराश, सांस फूलना और उल्टी जैसी तकलीफ या फिर समस्याएं देखने के लिए मिलती है। लेकिन सबसे खतरनाक इसका पॉइंट आता है दोस्तों एन्सेफ्लाइटिस, यानी कि ये स्थिति ऐसी होती है दोस्तों कि इस वायरस की वजह से जो किसी का भी ब्रेन होता है, किसी भी बॉडी का जो ब्रेन होता है, ब्रेन में सूजन होने लगता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और दौरे पड़ने लगते हैं। साथ ही कोमा जैसी स्थिति भी आ जाती है और बाद में इस सारी स्थितियों से होते हुए कोई इंसान धीरे धीरे मौत के करीब चला जाता है। कुछ सीवियर केसेज में 24 से 48 घंटों में ही कोमा आ जाता है। यहाँ पर होता है दोस्तों कि जो फेटेलिटी रेट 40 से 75% तक होता है। कुछ ऐसे आउटब्रेक्स होते हैं जिसमें कि ये फेटेलिटी रेट 100% भी पहुंच जाता है, यानी कि दोस्तों अगर कोई बंदा या कोई व्यक्ति बच भी गया इस वायरस से तो उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मेमोरी लॉस, उसको बार बार दौड़े पड़ना या उसकी बॉडी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, दिमागी तौर पर बीमार हो जाता है वो। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव होता है, इसका कोई कंप्लीट क्योर नहीं अभी तक डेवलप किया गया है। इसकी वजह से जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कि आईसीयू, वेंटिलेशन और ऑक्सीजन जैसे फैसिलिटीज के साथ। अब समझते हैं दोस्तों ये निपाह वायरस बेसिकली और एग्जैक्टली फैलता कैसे है। बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो ये निपाह वायरस स्पेशली 3 तरीकों से फैलता है, जिसमें सबसे पहला रीजन है बैट से इंसानों में। यानी कि दोस्तों बैट का और इंसानों का डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर होता यह है कि अगर कोई वो बैट किसी भी फ्रूट को या किसी भी सब्जी को चख ले या उसको जूठा कर दे या फिर वहाँ पर अपनी लार छोड़ दे और यूरिनेट कर दे, अगर उसको इंसान कंज्यूम कर ले, तो यहाँ पर जो वायरस होता है वो बैट से
फ्रूट के जरिए या फिर सब्जियों के जरिए इंसानों में ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों इस वायरस के फैलने का, वो है जानवरों से इंसानों में। यानी कि आमतौर पर देखा जाए दोस्तों तो जो बैट होता है और जो जानवर होते हैं इनका डायरेक्ट कनेक्शन तो आमतौर पर देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वो कैसे दोस्तों? वो ऐसे कि जो अगर कोई बैट है अगर किसी भी फ्रूट को या किसी भी फल को या फिर किसी भी सब्जियों को वो जूठा करती है या फिर उसको वो यूरिनेट कर देती है उसके ऊपर या फिर अपनी लार छोड़ देती है, अगर उस स्पेसिफिक फूड को जो कि फूड इन्फेक्टेड है इन बैट्स की वजह से निपा वायरस अपने अंदर लिया बैठा है, उसी फ्रूट को या फिर उसी सब्जी को कोई दूसरा जानवर कंज्यूम कर लेता है और उस जानवर फिर इंसानों के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ से जानवर से इंसान में ट्रांसफर हो जाता है। और तीसरा रीज़न निकल कर आता है दोस्तों, वो है इंसान से इंसानों में, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है via ये वायरस। यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है इस निपा वायरस की वजह से, तो अगर वो इंसान किसी भी अपने आसपास अगर छींकता है, खांसता है, तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, अगर उसके आसपास कोई दूसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन है, अगर वो ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आता है, तो जैसे इस प्रकार से बॉडी टू बॉडी, ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि कोविड वायरस हो रहा था। और अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में जो केरल स्टेट है हॉट स्पॉट रहा इस निपा वायरस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर 2018 में बहुत सारे केसेस रजिस्टर किए गए थे और दर्जनों मौत हुई थी इस निपा वायरस की वजह से, जिसके बाद से केरल को हॉट स्पॉट माना जाता है इस निपा वायरस की वजह से। हालांकि अगर देखें दोस्तों लेटेस्ट में देखें तो लेटेस्ट में 2 केसेस रजिस्टर किए गए थे वेस्ट बंगाल में 2026 के जनवरी मंथ में। लेकिन यहाँ पर होता है दोस्तों कि बहुत सारे गाइडलाइन और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बरतने के हिसाब से ये जो वायरस है और तब से लेकर और अब तक कोई भी नई केसेस रजिस्टर नहीं किया गया है, इसको कंट्रोल कर लिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पे जो आपको बहुत ज़्यादा हाइप देखने के लिए मिल रही थी और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे जो हाइप देखने के लिए मिल रही थी कि जो निपा वायरस है ये कहीं आने वाला पैंडेमिक तो नहीं है, इस पर WHO का कहना है कि जो निपा वायरस है इसका कोई ग्लोबली फैलने का या फिर पैंडेमिक जैसे स्थिति आने का जैसे कोविड हुआ था, ऐसा कोई अभी हाई रिस्क नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये उनका कहना है कि ये जो वायरस है ये सीजनल है और कभी कभी इस तरह के आउटब्रेक्स होते रहते हैं पूरे देश दुनिया में। साथ ही भारत में जो निपा वायरस का हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा नया नहीं है दोस्तों, बल्कि बहुत ज़्यादा पुराना भी है। क्योंकि 2001 में ही सबसे पहली बार इसका आउटब्रेक हुआ था निपा वायरस का। उसके बाद 2007 में भी कुछ केसेस देखे गए थे निपा वायरस के हमारे भारत देश में। उसके बाद 2018 में बहुत ज़्यादा केसेस आए थे केरल जैसे राज्य में और बहुत ज़्यादा मौतें भी हुई थी, दर्जनों मौतें हुई थी इस निपा वायरस की वजह से। और तब से लेकर उसके बाद अब 2026 में 2 नए केस रजिस्टर किए गए हैं वेस्ट बंगाल में, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करा था। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है दोस्तों कि इन 2 केसेस के आने के बाद बहुत ज़्यादा आइसोलेशन, बहुत ज़्यादा अलर्ट के बाद कोई तीसरा केस रजिस्टर नहीं हुआ है और इसको इतने पे कंट्रोल कर लिया गया है अब तक। और इसलिए यहाँ पर हमको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सोचना कि ये आने वाला पैंडेमिक है बहुत ज़्यादा फैलने लगेगा, हालांकि ऐसा कोई रिस्क तो है नहीं, चाहे किसी भी डेटा को हम उठा कर देख लें। WHO का भी कहना है कि ग्लोबली या फिर किसी कंट्री में सिर्फ छोटे छोटे आउटब्रेक्स होते रहते हैं समय के साथ, लेकिन ये पूरी तरह से पैंडेमिक बन जाए कोविड की तरह इसका चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है। अब समझते हैं दोस्तों इसके प्रिवेंशंस को, क्योंकि इसका ना तो कोई अभी तक वैक्सीन है और ना ही कोई कंप्लीट क्योर, इसलिए इसका सबसे बड़ा हथियार है रोकथाम। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों कंटेमिनेटेड फूड से बचना। यानी कि दोस्तों अगर आप मार्केट से कोई भी फ्रूट या सब्जी खरीद कर लाते हैं तो उसको डायरेक्टली खाए ना, बल्कि उसको अच्छे प्रकार से धो करके या कोशिश करें उसके छिलके उतार करके उसको कंज्यूम करें या फिर खाएँ। साथ ही में अगर आपको कोई भी फ्रूट ऐसा दिखता है जो कि आपको लगता है कि किसी पक्षी का जूठा है या फिर खाया हुआ है या उसमें आपको छिद्र दिखाई देते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को आप कंज्यूम ना करें। क्योंकि दोस्तों ये बैट किसी भी फ्रूट पे बैठ करके अपना अगर इन्फेक्टेड है वो तो अपना इन्फेक्शन वहाँ पे दे सकती है और जिसके बाद से अगर उसको आप कंज्यूम करते हैं तो पूरे चांसेस हैं इस वायरस के फैलने का। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये निपा वायरस फ्रूट बैट या फिर इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो बैट्स होती हैं उनकी वजह से फैलता है। क्योंकि दोस्तों ये बैट्स जो होती हैं वो एक जगह नहीं रहते, एक एरिया में नहीं रहते, बल्कि 100 किलोमीटर तक ये ट्रेवल करते हैं। और जो आप मार्केट से फ्रूट या फिर सब्जी खरीद कर लाते हो, ये फ्रूट सब्जियाँ भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो ये पूरे चांसेज होते हैं कि जो फ्रूट या फिर सब्जियाँ हैं इस पर इनका जो सामना होता है चमगादड़ों से या फिर और भी कई जीवों से होता है। तो इसलिए हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंस कदम जो बनता है इससे प्रोटेक्शन में वो यही बनता है कि हम फ्रूट या सब्जियों को काफ़ी इंश्योर करके खाएं। और इससे लड़ने के लिए इस लेवल तक तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोविड से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसका जो फैटेलिटी रेट है वो 100% तक कुछ केसेज में चला जाता है, जो कि पूरा रिकवरी के कोई चांसेस नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में सिर्फ 2 केसेज वेस्ट बंगाल में पाए गए हैं, जिसकी वजह से उनको आइसोलेटेड कर दिया गया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 2 केसेज सिर्फ उस वेस्ट बंगाल में हैं, अब ये पूरी तरह से फैला नहीं है तो फिर हम तक ये वायरस पहुँच नहीं सकता। लेकिन इस वायरस के पहुँचने का सिर्फ एकमात्र पर्सन टू पर्सन ही तरीका नहीं है दोस्तों, बल्कि ये बैट या किसी भी जानवरों से आ सकता है। यानी कि जो बैट्स होते हैं उनको आप पकड़ नहीं सकते हो, आपके आसपास आपके घरों के आसपास भी रहते हैं और वो किसी भी तरह से किसी भी फ्रूट या फिर
पेड़ों में या फिर मार्केट में किसी भी सब्जी को टच कर लेते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो पूरे चांसेज होते हैं कि डायरेक्टली चमगादड़ से आपके बॉडी में वायरस इंटर कर सकता है। इसलिए इस लेवल पर सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक होगा तभी आप तक फैलेगा या फिर पर्सन टू पर्सन फैलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इन सब के साथ साथ हॉस्पिटल्स में भी PPE किट का इस्तेमाल करना हेल्थ वर्कर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरह के अगर एक भी केसेज आते हैं तो पूरा इंश्योर करना जरूरी हो जाता है हेल्थ वर्कर्स को भी, क्योंकि हेल्थ वर्कर को भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है इस तरह के वायरसेस से। इसके साथ ही इस तरह के वायरसेस से बचने के लिए जो भी सेफ्टी और प्रिकॉशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं उसको फॉलो करना और सख्ती से पालन करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसका ना तो कोई वैक्सीन है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन अगर इसका है तो वो है रोकथाम और सेफ्टी। और इसलिए इस वीडियो को शेयर करो सारे लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी अवेयर हो सकें और दूसरों को भी अवेयर कर सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करो, ऐसी सारे फ्यूचर में वीडियो देखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।